नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट करंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसके साथ साथ आईआर से रिलेटेड और जो भी नेशनल से रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी से संबंधित। टेक्निक करंट अफेयर, जो टेक्नोलॉजी है इसका एक करंट अफेयर है। क्या बोलेंगे? तो इसमें देखिए, कंपनी है स्वीडन की। स्वीडन स्टॉकहोम राजधानी है। यूरोप की कंट्री है ये, बहुत ही विकसित कंट्री है। इसकी एक कंपनी है एरिक्सन। तो एरिक्सन क्या कर रहा है? बोल रहा है भारत में 6G का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो स्थापित करेगा। R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके लिए? 6G के लिए। ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन उपकरण बनाती है। जितने भी आपके जो जियो हैं या एयरटेल है, जो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली क्या है, एरिक्सन जैसी कंपनियां बनाती है। तो वर्ल्ड की दिग्गज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, बोलेंगे टेलकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है। तो क्या है, 6G का जो भी उपकरण है आगे वो बनाएगी। और भारत में इस साल क्या हुआ था, जो आपका बोलेंगे मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये कांग्रेस लिखिए। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में हुआ है। इसी में सारी जितने भी टेलीकम्युनिकेशन उपकरण बनाने वाली हो या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो, सारे क्या थे, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए। तो इसी में एरिक्सन ने कहा कि वो 6G के लिए क्या है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत में बनाएगी। वर्ल्ड में इसके दो अलग अलग जगह पे रिसर्च सेंटर है, एक अमेरिका में है और दूसरा स्वीडन में है। अब तीसरा जगह वो स्थापित कर रहा है, ये भारत में स्थापित कर रहा है। तो भारत चाहता है कि 6G है, 6G से संबंधित जो भी नेटवर्क है उपकरण में, इसमें वर्ल्ड लेवल पे लीडरशिप करे। अर्थात भारत जो है 6G में पीछे नहीं रहना चाहता, टॉप नंबर पे रहना चाहता है। तो इसके लिए सारी जो भी उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं उन सबको इनविटेशन दे रहा, आमंत्रण कर रहा है, आइए मैन्युफैक्चरिंग करिए भारत में। ठीक है, तो ये पहला आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि अब जल्द ही अगले साल तक आप सुन सकते हैं 6G इनरोलमेंट हो सकता है। इसके बाद है, बात करेंगे आप प्याज को लेके। ये प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो ऑनियन है, प्याज है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आता है। प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों दाम बढ़ रहे हैं? तो बोलेंगे पहला कारण दाम बढ़ने के कि त्योहार वाला सीजन है। त्योहार वाला सीजन है, जो भी फेस्टिव सीजन होते हैं, इसमें प्याज की डिमांड बढ़ जाती है फल से रोज। दूसरा कारण क्या बोलेंगे आप, कि जो रबी की फसल है इसमें प्याज का जो प्रोडक्शन है कम होने का अनुमान है। तो रबी सीजन जो भी है आपका आने वाला, और जो फसल की कटाई होगी इसमें कम उत्पादन होगा प्याज का। तो प्याज का डिमांड क्या है, बोलेंगे अधिक है। डिमांड इज हाई एंड सप्लाई क्या है, कम है। सप्लाई कम है, तो डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स काम करते हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। जिस चीज़ की मांग अधिक रहती है और सप्लाई ना हो तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। यही है प्याज के संदर्भ में भी, इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पुनः सरकार का क्या कदम है, देखिए कदम, क्या स्टेप उठाई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने आज क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट जो है, अगर कोई प्याज का निर्यात करता है एक्सपोर्टर, तो उसे मिनिमम $800 पर टन, अर्थात 1000 किलो प्याज बेचना है तो मिनिमम $800 पे एक्सपोर्ट करेगा। प्याज का एक्सपोर्ट करना अधिक महंगा कर दिया ताकि देश के अंदर प्याज का जो आपका मात्रा बने रहे। जो डोमेस्टिक खपत है उसको बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट पे कर की सरकार ने पाबंदी लगाया, एक तरीके से समझ लीजिए। पुनः जो एक्सपोर्ट है इस पे 40% टैक्स लगा दिए सरकार। ये अगर आप दूसरे कंट्री में निर्यात करेंगे तो प्याज का जो भी दाम है 40% आपको टैक्स देना होगा। पुनः सरकार क्या, बफर स्टॉक बना दी अपना। सरकार के गोदाम होते हैं, सरकारी गोदाम, जिसे बफर स्टॉक कायम करती है सरकार किसी भी इनिशियल आवश्यक वस्तु का।
तो इसमें प्याज का भी बफर स्टॉक काम कर रही है और लगातार बफर स्टॉक में पुनः 2 लाख टन जो है वो प्याज अधिक स्टोर करेगी अब। तो 5 लाख टन जो प्याज है आपका वो स्टोर करेगी सरकार। सरकार की 2 एजेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक का नाम याद करिए नेफर्ड, ये याद करिए नेफर्ड सरकार की एजेंसी है जो सप्लाई करती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो बोलेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है। पुनः दूसरा है नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव, नाम याद कर लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, यहाँ पे आएगा एफ फॉर फेडरेशन, तथा सरकार की एजेंसी है नेफर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये दोनों एजेंसी के जरिए क्या है, सरकार प्याज का सप्लाई कर रही है। जैसे कैसे सप्लाई करेगी, तो मोबाइल वैन के जरिए, मोबाइल वैन गाड़ी है, गाड़ी में प्याज भर के जा रहा है और मार्केट में मंडी में उतार दिया जा रहा है सस्ते दाम पे, जैसे 25 रुपये किलो 30 रुपये किलो पे प्याज बिके। तो सरकार अपना बफर स्टॉक लगातार बना रही है, सप्लाई कर रही है अपनी सरकारी एजेंसी के द्वारा, नेफेड के द्वारा। तो प्याज के दाम सेंसिटिव इशू है और इसमें आपको बताना होगा जैसे नेफेड की भूमिका या इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ मामला। पूरा 3rd नंबर पे देखिए, ये है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इससे पहले वाला नेशनल रिलेटेड था, अब है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो है किंग मेकर है स्टील के, स्टील बनाने वाले स्टील मेकर है, इनका नाम सुनेंगे। ये वर्ल्ड के टॉप 20 रईस में से इनका नाम आता है, आर्सेनल मित्तल, आर्सेनल मित्तल। तो ब्रिटेन में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। तो आर्सेनल मित्तल इनका नाम है, स्टील बनाते हैं। और इनका क्या था, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अस्थाना राजधानी। तो आर्सेनल मित्तल की एक स्टील की फैक्ट्री कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान जो है इनकी फैक्ट्री को सरकारी घोषित कर रही है, क्या बोलेंगे, जो नेशनलाइज कर रही है, सरकारी घोषित कर रही है, अर्थात कजाकिस्तान की सरकार इनकी कंपनी को, फैक्ट्री को अपने अंडर ले रही है। कारण क्या है, तो कारण है जो ये कारागांडा, कारागांडा, ये क्या है, कारागांडा बेसिन में कोयले मिलते हैं, कारागांडा बेसिन में कोयला। तो कारागांडा बेसिन में कोयला मिलता है, इस कोयले की माइंस में क्या हुआ है, 34-35 लोग जल के मर गए, 34 लोग अभी मरे हुए हैं। कैसे मरे, आग लगने के कारण, कोयले की खान में लगातार आग लगती रहती है, तो आग लगने के कारण मर गए। प्लस 14-15 लोग लापता हैं, अर्थात 50 लोग लगभग समझ लीजिए कि डेथ है। फलस्वरूप कजाकिस्तान की सरकार को एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए ये जो आर्सेनल मित्तल की कंपनी है इसका अधिग्रहण करना पड़ा है, सरकारी घोषित करना पड़ा है, ताकि इस तरीके से कोई भी दुर्घटना ना हो। तो ये भी एक मुद्दा है इकोनॉमिक्स का, कि भविष्य में कजाकिस्तान के साथ और भारत के साथ फिर क्या है, या फिर आर्सेनल मित्तल से भारत के नागरिक नहीं है, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो ब्रिटेन के साथ भी कजाकिस्तान का मुद्दा गरमा सकता है, या भारत सरकार के साथ भी। तो ये है कि कजाकिस्तान की सरकार ने आर्सेनल मित्तल की कंपनी का जो कजाकिस्तान में अधिग्रहण कर लिया। कारण बोलेंगे माइंस में आग लग गया, सरकार को स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए अपने अंडर में लेना पड़ा, उसे नेशनलाइज घोषित करना पड़ा। पुनः यहाँ पे जो आपका है एक आईआर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल से रिलेटेड, हमास इजराइल युद्ध पे। देखिए आईआर लिख लीजिएगा, जॉर्डन, जो जॉर्डन है इसने हमास इजराइल युद्ध पे एक प्रस्ताव रखा है, इजराइल और हमास युद्ध, जो इजराइल हमास युद्ध चल रहे हैं, जॉर्डन ने एक प्रस्ताव लाया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र, इसकी ब्रांची शाखा है, बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जिसमें सारे कंट्री 193 कंट्री का प्रतिनिधित्व रहता है। तो जॉर्डन ने एक प्रस्ताव लाया है, ये प्रस्ताव था कि जो इजराइल हमास युद्ध चल रहे हैं ये समाप्त हो मानवीय आधार पे, युद्ध को समाप्त करना चाहता है जॉर्डन, बोल रहा है मानवीय आधार पे युद्ध समाप्त हो, ताकि जो खाद्य पदार्थ हो,
खाद्य पदार्थ, खाने का जितने भी आइटम है, चावल, गेहूँ, पुनः दवा, अन्य जो औषधियाँ इस तरीके से हैं, वो सब कहाँ पहुँच सके बोलेंगे गाज़ा पट्टी। क्योंकि इजराइल ने गाज़ा पट्टी का चारों साइड से क्या क्या ब्लॉक किया, चारों साइड से गाज़ा पट्टी का एक्सेस ही रोक दिया है इजराइल ने। तो खाद्य पदार्थ, दवा, अन्य जो आवश्यक वस्तु है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी में इन सब आवश्यक वस्तु की कमी पड़ गई है। फलस्वरूप चाहता था जॉर्डन कि मानवीय आधार पर समाप्त हो, लेकिन इसका विरोध किया भारत जैसे देशों ने। भारत का कहना है कि इस प्रस्ताव में विरोध क्या कर रहा है भारत। भारत का कहना है जो प्रस्ताव है इसमें हमास के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। भारत का कहना है हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास के बारे में इस प्रस्ताव में कुछ नहीं कहा गया है। भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस है आतंकवादी के खिलाफ, अर्थात आतंकवाद किसी भी फॉर्म रूप में हो उसको बिल्कुल क्या करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। तो भारत इस प्रस्ताव में अनुपस्थित था। अनुपस्थित बोलेंगे कि भारत की अनुपस्थिति थी। भारत इसके अगेंस्ट में नहीं है, अर्थात 3 तरीके के प्रस्ताव होंगे, एक समर्थन में, एक विरोध में, एक अनुपस्थित। तो एक उपस्थित है, एक अनुपस्थित है, एक विरोध कर रहा है। तो भारत क्या किया, अनुपस्थित है, एब्सेंट रह गया। जो मतदान करना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो 193 कंट्री है, तो भारत वहाँ पे क्या मतदान ना करके अनुपस्थित रह गया। तो भारत ने बताया कि जब तक हमास का, इसमें आप बताएंगे नहीं कि हमास एक आतंकी संगठन है, इसने 1400 इजरायली लोगों को मारा है और कई को बंधक बनाया है। अभी भी क्या है, हमास ने काफ़ी सारे लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है, हॉस्टेज है। तो भारत बोल रहा है उस प्रस्ताव में हमास का ही मेंशन करे, और भारत का समर्थन पश्चिम की कंट्री भी कर रही है। तो इसमें देखिए विरोध हुआ। अब विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वर्तमान में, जो गवर्नमेंट है, ये अमेरिका इजराइल खेमे में है। विरोध, अब विरोध भी हो रहा है विपक्ष के द्वारा। कारण क्या है, विपक्ष के द्वारा विरोध पहला बोल रहे हैं कि भारत जो चला गया है वह यूएस प्लस इजराइल खेमे में चला गया था। भारत जो है अब अमेरिका का उपनिवेश है। भारत उपनिवेश बन गया अमेरिका का। पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, हम स्वतंत्र हुए थे। अब विपक्ष का कहना है भारत जो है उपनिवेश है यूएस का। भारत अपनी अहिंसावादी पॉलिसी छोड़ दिया है। भारत जो है अहिंसावादी पॉलिसी छोड़ दिया है। अहिंसा, किसी पे हिंसा ना करना, महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, तो भारत ये सब छोड़ दिया है। उपनिवेश बन गया अमेरिका का, यूएस इजराइल में जा रहा है। अब भारत जो है इजराइल का समर्थन कर रहा है। और जो भारत पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहता था, फिलिस्तीन, द्विराष्ट्र सिद्धांत बोलेंगे फिलिस्तीन प्लस इजराइल, अब भारत ये नहीं चाहता, इजराइल को समाप्त करना चाहता है और इजराइल के खेमे में चला गया है भारत। तो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी था उसमें बदलाव आ गया है, ये नई गवर्नमेंट लेके आई है, ये विपक्ष का आरोप है ऐसे करके। अब भारत के साथ साथ जो अनुपस्थित है, भारत अकेला अनुपस्थित नहीं है, भारत के साथ ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री भी जो है अनुपस्थित है। प्रस्ताव पास हो गया जो जॉर्डन के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं कि वो प्रस्ताव जो है, इसमें कुछ कहा गया था कि एक्सेस तो मिले, साथ साथ यूनाइटेड नेशन की जो रिलीफ वर्क एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, ये काम करती है जो भी आपका मानवीय आपदा प्रबंधन, मानवीय हो उस समय आपदा प्रबंधन के रूप में एक काम करती है एजेंसी, मदद पहुंचाने का काम करती है। तो गाजा का ब्लॉक है, तो इजराइल इसे भी काम नहीं करने दे रहा है। वो जॉर्डन का जो प्रस्ताव है इसमें ये भी कहा गया है कि इनको काम करने दिया जाए, यूनाइटेड नेशन की जो रिलीफ वर्क एजेंसी है, ठीक है, मदद मिले इसलिए। प्रस्ताव में 120 जो है समर्थन किए, प्रस्ताव पास हो गया। 14 विरोध करने वाले थे, बाकी कुछ अनुपस्थित थे, जैसे भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। प्रस्ताव पास हो चुका है, जॉर्डन के द्वारा लाया, लेकिन हमास का उल्लेख नहीं किया गया, एक तरफा प्रस्ताव लाया गया है, कहना है भारत का। पुनः यहाँ पे देखिए, एक है आपका जो आईआर से ही जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है, ये है अर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर। अर्मेनिया व अजरबैजान
जो अर्मेनिया है, अज़रबैजान है, ये कहाँ पे एशिया में है। कार्केस माउंटेन जो है, माउंटेन में बसे हुए हैं। अर्मेनिया की राजधानी एरेवान। कार्कस माउंटेन ध्यान देखिएगा मैप में तो मिलेगा आपको। अर्मेनिया की राजधानी एरेवान, अज़रबैजान की राजधानी बाकू। ये लगभग 29,000 वर्ग किलोमीटर का है क्षेत्रफल में। वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा कंट्री है ये भी। ये लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो इन दोनों के बीच जो है युद्ध चल रहे थे पिछले साल तक। अब अर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों कंट्री क्या हैं, बने कब हैं बोलेंगे 1991 में बने हैं, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था। सोवियत संघ एक यूनियन था, काफ़ी सारी इसमें कंट्री थी, तो उस कंट्री का क्या हुआ, सोवियत संघ का विभाजन हुआ, 1991 में बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस है। अभी जो रूस देख रहे हैं, कभी ये सोवियत संघ का लीडर था। तो उसी समय 1991 में अर्मेनिया अजरबैजान भी सोवियत संघ से निकल गए, कंट्री बने। और इनमें लगातार युद्ध होते रहते हैं क्षेत्र को लेके, किसी विशेष क्षेत्र को लेके ये युद्ध करते रहते हैं। तो इनके बीच शांति समझौते का एक प्रस्ताव आया है, और ये रूस के पहल पे आया है कि अब शांति स्थापित हो। जो पार्टिकुलर सीमा है स्पष्ट रूप से डिक्लेयर हो गया कि इस साइड से इतना सीमा जो है अर्मेनिया की है, इतना सीमा अजरबैजान की है। इनका इतना क्षेत्रफल है, इसका इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, बाकी कोई भी मुद्दा हो आपस में शांति समझौते से सुलझाया जाएगा, किसी भी तीसरे देश को इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा। तो ये ऐसा समझौता हुआ है, इसको बोलेंगे, ये यही डिक्लेरेशन आपसे पूछ सकता है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, घोषणा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हाल फिलहाल में अल्मा आटा घोषणा या डिक्लेरेशन मुद्दे में था, यह चर्चे में था, किस लिए था। तो इसमें आपको ये बताना है कि अर्मेनिया अजरबैजान जो युद्धग्रस्त थे, अब शांति से संबंधित प्रस्ताव है, अल्मा आटा घोषणा, अर्थात दो कंट्री से जुड़ा हुआ शांति प्रस्ताव। ठीक है, तो ये घोषणा डिक्लेरेशन है। कुछ आपको बेसिक जानना होगा, ये है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक बार एनर्जी, ऊर्जा की। देखिए अभी तेल के दाम क्या है, फिर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 100 जो बैरल है, $100 पर बैरल का दाम तेल टच कर लेगा कुछ दिन में। $100 पर बैरल बोलेंगे, 1 बैरल, अर्थात एक जो गैलन तेल है 159 लीटर है, तो इतना तेल $100 में मिलता है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कारण है हमास सिंचाई यूज चल रहा है, फलस्वरूप जो इलाका है वो भूमध्य सागर वाला ट्रांजिट पाथ, वहाँ पे रिक्स हो जा रहा है। जो टैंकर है, जहाज में तेल लाने वाले, उनका एक रिक्स है, प्लस इंश्योरेंस का कॉस्ट, लागत भी बढ़ते जा रहा है। रिक्स अधिक होता है तो इंश्योरेंस की लागत भी क्या है, बढ़ती जाती है। फलस्वरूप तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और भारत को अभी भी क्या है, रसिया तेल डिस्काउंट मिलता है। एक बार भारत का तेल एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखिए भारत जो है अभी 88% तेल मंगाता है। मतलब अगर भारत 100% तेल, मान लूँ मैं 1 लीटर तेल है, जो तेल खर्च कर रहा है पेट्रोल डीजल, 1 लीटर का, इसका निकाल दीजिए आप 880 मिलीलीटर। तो इतना तेल जो है भारत मंगाता है। तो प्रोडक्शन कितना कर रहा है, अपना स्वयं का 12% ही प्रोडक्शन कर रहा है। जो भारत अपना तेल का प्रोडक्शन कर रहा है कुछ विशेष क्षेत्र में, जैसे मुंबई हाईवे है, तो आसाम है, इसके बाद आपका राजस्थान है, तो 12% ही प्रोडक्शन कर रहा है भारत। भारत में विशेष रूप से तेल नहीं मिल रहे हैं, कम क्षेत्र में तेल मिल रहे हैं, लेकिन कंज्यूम क्या कर रहा है, उपभोग बहुत अधिक कर रहा है, क्योंकि विशाल जनसंख्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहे हैं, गाड़ी बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर बोलेंगे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, फलस्वरूप पेट्रोल डीजल की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। पेट्रोल प्लस डीजल, तो इसकी मांग बढ़ती जा रही है, तेल का बिल जो है लगातार बहुत बढ़ते जा रहा है। भारत हर साल $158 बिलियन, क्या बोलेंगे, $158 बिलियन, इतना का तेल भारत मंगा रहा है। अभी जब रूस क्या है डिस्काउंट पे तेल दे रहा है, तो रूस क्या है डिस्काउंट पे तेल दे रहा है, उस स्थिति में $158 बिलियन का भारत हर साल तेल मंगा रहा है। अपने कुल तेल का 88% तेल मंगा रहा है, वो 12% ही प्रोडक्शन कर रहा है। कारण क्या है, तेल के दाम दाम क्यों बढ़ रहे हैं और तेल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, बोलेंगे अर्बेनाइजेशन,
जो गाड़ी है, गाड़ी लगातार मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, हर लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बाइक बढ़ रहे हैं, थ्री व्हीलर, ट्रक, ये सब क्या है, तेल का कंज्यूम कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या हुआ है, आपका तेल के दाम बढ़े हैं। पुनः यहाँ पे एक बार फिर फोकस करते हैं हम बिजली पे। जो बिजली है, अभी इलेक्ट्रिसिटी, भारत की इलेक्ट्रिसिटी का 2/3 कोयले से मिलता है। बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है। तो कोयला जो हमारा बिजली का प्रमुख स्रोत है, 2/3 बिजली का प्रोडक्शन कोयले से होता है। बिजली का प्रोडक्शन, उत्पादन जो है कोयले से होता है। तो जिन स्टेट में कोयला है तो बिजली का अधिक प्रोडक्शन, जिन स्टेट में कोयला नहीं है बिजली का प्रोडक्शन कम है, फिर भी 2/3 बिजली का प्रोडक्शन जो है अभी भी कोयले से हो रहा है। अब देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, अगर कोयला के साथ पेट्रोल, डीजल ये सब जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। अब दिल्ली जैसे सिटी में जो प्रदूषण है, इसका मेन मेजर कारण यही पेट्रोल डीजल जलना है। एनसीआर में ही प्रदूषण है, बड़ी बड़ी सिटी में प्रदूषण का कारण ये है। तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, उस बीमारी पे अधिक खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी साइड बोलेंगे हेल्थ जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। पुनः बोलेंगे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हर साल क्या है, 0.005% डिग्री सेल्सियस बढ़ते जा रहा है। और मान लीजिए कि हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते जा रहा है। रिजल्ट ये है, मरकरी पे तापमान जो है 48 डिग्री, कभी 49 डिग्री पहुंच जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण अलग से जो एग्रीकल्चर संकट में पड़ जा रहा है, मछली, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से ये सब प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो रहा है। अब सवाल है कि भारत सरकार ने क्या किया है। तो भारत सरकार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, क्या बोलेंगे, बिजली से चलने वाली गाड़ी। भारत सरकार का ये कदम है कि बिजली से चलने वाली गाड़ी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, शॉर्टकट में ईवी, जिसको बढ़ावा दे रही है। पुनः जो है सौर एनर्जी, देखेंगे सोलर पैनल घर के ऊपर, छत के ऊपर लग रहा है, सौर एनर्जी बोलते हैं उसे। तो सौर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। फिर बोलेंगे पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, पवन ऊर्जा। इसके बाद बोलेंगे बैटरी से चलने वाली जो है, बैटरी से एनर्जी, जैसे लिथियम बैटरी है, मोबाइल वाइल में इस्तेमाल होता है, लिथियम है, तो लिथियम बैटरी है, ठीक है। लिथियम बैटरी को बढ़ावा दे रही है। पुनः बोलेंगे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये ब्रीडर, यहाँ कर लीजिए, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो रिएक्टर देखते होंगे क्या होता है, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, एनर्जी मिलती है, इससे ही बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है। लिथियम आयन बैटरी है, जैसे मोबाइल है, ये गाड़ी उड़ी में भी इस्तेमाल हो रहा है, बैटरी मिल जा रही है। पुनः ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अर्थात हाइड्रोजन से क्या है, एनर्जी प्राप्त करने का एक लक्ष्य है सरकार का। फिर सरकार एलईडी बल्ब पे काम कर रही है, एलईडी बल्ब लोगों को मिले, लोग जलाए, ठीक है। इतना पे काम कर रही है सरकार, इसके बाद भी अभी भी बिजली का 2/3 क्या है, कोयले पे ही डिपेंड है। अब यहाँ पे सरकार को और कुछ उपाय करने चाहिए थे, जैसे कि एक आर्टिकल में कहा गया था कि सरकार क्या करे। तो हमारे देश में अगर लिथियम नहीं मिल रहे हैं, भविष्य लिथियम आयन बैटरी का है, अगर लिथियम रेयर अर्थ मेटल नहीं मिल रहे हैं, तेल उल के दाम क्या है लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार विदेशों में क्या करे, सरकार विदेशों में जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, पेट्रोल, डीजल वाला जो इलाका है वो खरीदे। विदेशों में जीवाश्म ईंधन का जो क्षेत्र है, ब्लॉक खरीदे कोई कंपनी बना के। जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम को प्राप्त करने के लिए जहाँ भी लिथियम प्राप्त होते हैं माइन से खाने, उसको खरीदे सरकार। इसके बाद क्या करे, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ बोलते हैं,
रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा, दुर्लभ धातु याद रखिए सीधा, रेयर अर्थ मेटल दुर्लभ धातु को प्राप्त करे सरकार अलग अलग इस कंट्री में। तो सरकार को ये भी कुछ उपाय करने चाहिए थे ताकि क्या हो, बोलेंगे नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त हो सके, स्वच्छ ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा। तो सरकार तो पहल कर ही रही है, जैसे मेट्रो है, मेट्रो चला रही है। एक मेट्रो जो है, अगर मान लीजिए डब्बे बने हुए हैं, 10 डब्बे बने हुए हैं, एक 10 डब्बे में 5,000 लोग सफ़र कर रहे हैं, तो एक मेट्रो से जितना पॉल्यूशन फैलेगा, और वही 5,000 कार को अगर ले लूँ मैं, हर आदमी एक एक कार ले, तो 5,000 कार है और एक साइड में एक मेट्रो है, ये कम पॉल्यूशन फैलाएगी, ये कार अधिक पॉल्यूशन फैलाएगा, क्योंकि 5,000 कार है, ये पेट्रोल डीजल जलाएंगे तो उतना अधिक पॉल्यूशन फैलेगा। अगर मेट्रो भी मान लेते हैं डीजल पेट्रोल से चल रही है, तो 5,000 लोगों को सफारी कर रहा है, तो ये जो सवारी कर रहे हैं 5,000 लोग, इससे कम पॉल्यूशन फैलेगा, प्रदूषण। तो सरकार जगह जगह सिटी में मेट्रो को बढ़ावा दे रही है। रेलवे का बिजली कर रेलवे को क्या कर रही है, बिजली से चलाने का कोशिश कर रही है, किस बिजली से, नवीनीकरण ऊर्जा, अर्थात पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलाने का कोशिश कर रही है। हर स्टेशन के ऊपर क्या कोशिश किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी लगे, सोलर एनर्जी की व्यवस्था हो, और जो खाली जगह है रेलवे के, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा दे रही है सरकार। तो ऐसे करके रेलवे को बढ़ावा दे रही है, अपने लॉजिस्टिक को भी बढ़ावा दे रही है। लॉजिस्टिक जैसे ब्रेकर न डेडिकेट फेरी डोर, ब्रेकर रहने से क्या है, जैसे गाड़ी की गति कम हो जाती है, अधिक धुआं हुआ निकलता है, और नॉन स्टॉप अगर एक्सप्रेसवे है, लगातार चल रही है, तो कम पोल्यूशन फैलता है, धुएं में कम निकलते हैं। तो लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए सरकार ने पहले से गति शक्ति योजना चलाया था, गति शक्ति योजना। तो सरकार क्या है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जो शहर में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उसको बढ़ावा दे रही है, जैसे मेट्रो है, फिर है ट्रांजिट रेलवे, गति शक्ति योजना। उसके बाद है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चला रही है, जैसे वंदे भारत टाइप का ट्रेन चला रही है, ठीक है, कम समय में पहुंचा जाए, और एक्सप्रेसवे बना रही है। तो सरकार के तमाम उपाय हैं, इस तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम जो है आपका पेट्रोल डीजल पे डिपेंड रहा जाए, क्योंकि भविष्य में जैसे पेट्रोल डीजल क्या है, ये समाप्त होंगे, ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण का कारण है, ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, बीमारियां पैदा करते हैं। देखिए एक बार इस पे भी नज़र कर लीजिए आप कि गैस के मामले में भारत जो है, तेल का तो 88% मंगाता है भारत, लेकिन गैस का 85% भारत आयात कराता है। 50% खुद जो भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं आप, एलपीजी, एलएनजी, एलपीजी, एलएनजी गैस, इसका 50% भारत खुद प्रोडक्शन कर लेता है, और गैस के बहुत सारे भंडार है भारत के अंदर। तो ये है कुल मिला के आपका आज का करंट अफेयर।